नाजरीन आदाब। मैं हूँ समरीन नाज। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अनस फैजी। मैं हाजिर हूँ लेकर आपकी जहन के तस्कीन का सामान यानी मंजर पस मंजर। अपने इस प्रोग्राम के हवाले से हम आपको दिल्ली और उसके अतराफ में होने वाली उन तमाम सरगर्मियों से रूबरू करवाते हैं जिन सरगर्मियों की बाबत आप जानना चाहते हैं या जिन लम्हात को आप दोबारा से जीना चाहते हैं। जी हाँ, डीडी उर्दू की यही कोशिश रहती है कि वो अपने नाजरीन के जहन के तस्कीन का सामान मुहैया कराए। और आज की इस कड़ी में हम लेकर आए हैं ड्रामा मृत्युंजय की एक झलक और कराएंगे आपको ठुमरी फेस्टिवल की एक छोटी सी सैर। इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर शहपर रसूल साहब की शख्सियत पर मुनक़िदा सेमिनार की एक झलक। तो चलिए नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको सीधा लिए चलते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के दयारे मीर में। मीर तकी मीर के शेर के साथ कि रेख्ता रुतबे को पहुंचाया हुआ उसी का है, रेख्ता रुतबे को पहुंचाया हुआ उसी का है, मोतक़िद कौन नहीं मीर की उस्तादी का। आपको लेकर चलते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के दयारे मीर में। गुज़िश्ता दिनों जामिया मिल्लिया इस्लामिया के दयारे मीर में जामिया के तालिब इल्मों और असातिज़ा ने प्रोफेसर शहपर रसूल की खिदमत और तालिब इल्मों के तई उनकी मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए उनके एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में शामिल असातिज़ा ने अपने ख़यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। शहपर रसूल हमारे हद के मुमताज़ शायर हैं और इनकी हैसियत कई मानों में बेहद अहम है। इस वक्त वो शुबे उर्दू के सदर हैं और इससे क़ब्ल उर्दू एकेडमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। शहपर रसूल के मुतअद्दिद ऐसे अशार हैं जैसे कि मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया। और उसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे अशार हैं जो उन्हें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी हैं। शहपर रसूल की शायराना खूबियों, उनकी शख्सियत की दिलावेज़ी, कशिश और उनकी गुण खुसूसियात की वजह से इस जलसे का इनेकाद किया गया है। इसमें प्रोफेसर खालिद महमूद ने अपना मकाला पेश किया है और दूसरे लोग उन पर शख्सी खाका और मज़ामीन भी पेश करेंगे। मजमूई तौर पर ये शहपर रसूल के शहदाइयों, शागिर्दों और उनके दोस्तों की महफ़िल है जो उनके शायरी को याद करना चाहती है और उनकी शायरी को मज़ीद ज़िंदा जावेद करने की ख्वाह है। इस तकरीब में दूसरी दानिशगाहों से भी बड़ी तादाद में असातिज़ा और तालिब इल्मों ने शिरकत की। प्रोफेसर शहपर रसूल के ताल्लुक़ से उनके तासुरात कुछ इस तरह से रहे। आज का जो प्रोग्राम है वो शहपर रसूल के हवाले से है। उर्दू शायरी का बहुत ही अहम नाम है। उर्दू गज़ल में ख़ास तौर से और 1980 के आसपास और उसके बाद की एक पूरी खेप है उर्दू शायरी में, जिसमें अगर 8-10 नाम पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर अगर हम लेना चाहें तो उसमें शहपर रसूल का नाम बहुत नुमाया तौर पर हमारे सामने आता है। शहपर रसूल का एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, आप अंदाज़ा करें कि वो किस तरह से हिस्सियत को, सेंसिबिलिटी को वो अपनी शायरी में पेश करते हैं। वो शेर है कि मुझे भी लम्हे हिजरत ने कर दिया तक़सीम, निगाह घर की तरफ है कदम सफ़र की तरफ। आप गौर करें कि इस एक शेर में शहपर रसूल ने तक़सीम हिंद के पूरे वाक़ये को, उस हादसे को, उस सानिये को किस खूबसूरती के साथ पेश किया है। ये शहपर रसूल साहब के एजाज़ में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और शहपर रसूल साहब के कई शेरी मजमूए आ चुके हैं। अच्छे शायर हैं, बल्कि मौजूदा दौर के अहम शायरों में से एक हैं और अच्छे उस्ताद भी हैं। इसके साथ साथ एक अच्छे इंसान हैं वो, और मुझे अक्सर इनकी निजी महफ़िलों में भी बैठने का मौका मिला है और जिस महफ़िल में वो बैठते हैं उसको ज़ाफ़रान जार बना देते हैं कि उस महफ़िल में कोई खामोश नहीं बैठ सकता है, कोई गमज़दा नहीं बैठ सकता है। और उनके शागिर्दों ने, उनके दोस्तों ने मिलकर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है और शागिर्दों की अपनी ख्वाहिश होती है, उनकी अपनी ज़रूरत भी होती है और साथ ही साथ उस्ताद का एहतराम भी होता है।
तो इस प्रोग्राम को हम दोस्तों की महफ़िल, तालिब इल्मों की महफ़िल और असातिज़ा की महफ़िल भी कह सकते हैं। उनके सीनियर भी यहाँ मौजूद है, सीनियर असातिज़ा भी मौजूद है और तालिब इल्म भी मौजूद है। तो मैं भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ शहपर रसूल साहब को कि ऐसे शागिर्द, ऐसे दोस्त और ऐसे अहबाब सबको मिले। हमने जब तलबा से उनके ख़यालात जानने की कोशिश की तो उन्होंने बेसाख्ता कहा, मैं शोबा उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिसर्च स्कॉलर हूँ और जहाँ तक शहपर रसूल साहब का ताल्लुक़ है तो वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं और बहुत अच्छे निगरां और बहुत अच्छे न सिर्फ एक अच्छे शायर हैं बल्कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है और उनके अंदर जो इनकिसारी और जो इनकिसारी का जज्बा पाया जाता है और जो उनकी सबसे बड़ी जो उनकी शख्सियत की सबसे बड़ी जो बड़ा पहलू है वो उनका उनका मिजाज है और उनका तहम्मुल मिजाजी, उनके अंदर जो स्टूडेंट की जो हेल्प करते हैं और जो जिस तरीके से जो भी मसाइल होता है उनको हल करते, दूसरों की मदद करते हैं और जिस तरीके से तलबा को अपने मशवरों से मुफीद करते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो है उनका वस्फ़ है। और जहाँ तक उनकी मकबूलियत का ताल्लुक है तो एक बहुत अच्छे शायर हैं, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। खालिद महमूद साहब ने जो खाका पढ़ा उसको सुनकर लग रहा था कि हम शहपर रसूल की पूरी शख्सियत को अपने सामने देख रहे हैं। उनकी शख्सियत की पूरी अक्कासी की गई और उन्होंने जो भी कुछ कहा उसमें तंज़ मज़ाक़ का पहलू पूरी तरह नुमाया था। और आखिर में जब प्रोफेसर इब्ने कवल ने इस तरह के प्रोग्रामों के हवाले से कहा, दिल्ली एक ऐसा तहज़ीबी और अदबी शहर है कि मेरा ख़्याल है कि यहाँ हर रोज़ किसी न किसी मकाम पर कोई प्रोग्राम उर्दू का होता रहता है। कहीं मुशायरा है, कहीं सेमिनार है, कहीं कोई और अदबी जलसा है, किसी शायर के सिलसिले में, किसी अदीब के सिलसिले में कोई ना कोई तकरीब होती रहती है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, चाहे वो गालिब इंस्टीट्यूट में हो, गालिब एकेडमी में हो, जामिया में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो। इससे एक तो ये अंदाज़ा होता है कि दिल्ली में उर्दू को कितना फ़रोग़ मिल रहा है, यानी उर्दू दिल्ली वालों में या आम आदमी में कितनी मकबूल है। हम अक्सर देखते हैं कि अब दिल्ली में उन मकामात पर जहाँ उर्दू वाले नहीं हैं, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, वो उर्दू से दिलचस्पी ले रहे हैं और उर्दू के बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह लोगों ने अपनी खुलूस और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस तरह की नशिस्तों का इनेकाद समरीन मुझे लगता है कि होते रहना चाहिए, जहाँ पर असातिज़ा मौजूद हों तो इस महफ़िल में सीखने का मौका मिलता है। नशिस्त व बर्खास्त का तरीक़ा जो है वो हमको मालूम होता है, आदाब महफ़िल जो है उनका भी अंदाज़ा होता है और अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो इंसान की तरबियत होती है इस तरह की महफ़िल में। और जब कभी असातिज़ा की या बुज़ुर्गों की बात होती है तो मुझे एक शेर हमेशा याद आता है। जी बिल्कुल, अगर ये राह में बूढ़ा शजर नहीं होता, अगर ये राह में बूढ़ा शजर नहीं होता, शदीद धूप में हमसे सफ़र नहीं होता। क्या बात है। वैसे अनस, इस कबील का एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, मुलाहिज़ा फरमाइए। हम दिया करते थे अग़यार को ताना जिनका, अब तो हमको भी वो आदाब वफ़ा याद नहीं। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबरीन, आप और आपके शेर के इंतखाब का तो जवाब ही नहीं है। शुक्रिया अनस, शुक्रिया। तो समरीन, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके चलते हैं और आगे क्या ख़ास है? जी हाँ अनस, नाज़रीन, ये तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली ना सिर्फ इल्म अदब का गहवारा है बल्कि तहज़ीब व सकाफ़त की पासदार भी है। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में रोज़ाना किसी न किसी फ़नपारी की नुमाइश होती है। बिल्कुल, हम फ़न के कदरदान हैं, जहाँ कहीं भी फ़न होता है हम मौजूद होते हैं। और हम फ़न की बात करें, जो ठुमरी है वो हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी का एक ख़ास हिस्सा है। समरीन, गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हुकूमत की जानिब से एक ठुमरी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। जी हाँ अनस, और इस ठुमरी फेस्टिवल की ख़ास बात ये रही कि इसमें उस्ताद ठुमरी गुलकारों के साथ साथ नौजवान गुलकारों को भी एक मौका दिया गया, प्लेटफॉर्म दिया गया। तो देखते हैं एक ख़ास रिपोर्ट।
गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में साहित्य कला परिषद की जानिब से कमानी ऑडिटोरियम में ठुमरी फेस्टिवल 2018 का इनेकाद किया गया। इसमें शायकीन का हुजूम बरपा था। कहा जाता है कि नई नस्ल में कदीमी फ़नून लताफ़त का शौक़ कम हो रहा है, मगर इस तकरीब ने साबित कर दिया है कि हिंदुस्तानी नौजवान अपनी विरासत की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। इस तकरीब में आए फ़नकारों को बेइंतहा पजीराई हासिल हुई, उनके कलाम को सराहा गया। जब हमने एक क्लासिकी फ़नकारा से बात की तो उन्होंने अपने तजुर्बात का इजहार कुछ इस तरह से किया। ठुमरी है क्या? तो एक ही शब्द कहूँगी मैं कि ठुमरी इज़ द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, जिसे कहते हैं हिंदी में भाव प्रधान शैली है। गायन की शैलियाँ बहुत हैं, ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, टप्पा, सारे गज़ल, सब तरह की शैलियाँ हैं गाने की। और जैसे कहते हैं मूर्ति आपने बनाई, बड़ी सुंदर बनाई उसमें, लेकिन उसमें अगर आत्मा नहीं है तो फिर वो एक मूर्ति रह जाती है। वैसे अगर ठुमरी गाने वाले या ठुमरी जो भी कलाकार हैं या जो संगीतकार जैसे भी है जो गाना गाएंगे या करते हैं, अगर उस ठुमरी में भाव रहे तो वो ज़्यादा आनंदमय होता है। ऐसे तो टेक्निकली भाई तान भी है, मुर्की भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये भाव प्रधान शैली है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ठुमरी में साहित्य भी है, संगीत भी है, संगीत से राग भी हैं इसके अंदर, और ताल भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ है। तो साहित्य और संगीत दोनों तो समावेश एक ही साथ चलता है। तो इसके अंदर जो साहित्य है उस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि कौन से शब्द हैं, कैसे हैं, और उसका बोल कैसे बनाना चाहिए, कैसे गाना चाहिए। ये भी एक शिक्षा की बात होती है, तालीम की बात होती है। तो ये सब ठुमरी में काफ़ी अपना आनंददायक होता है अगर उसको आदमी समझ ले। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी को एक ख़ास शनाख्त हासिल है। इसकी अहमियत और मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में हमारी क्लासिकी मौसीकी को लोग न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि उससे अपने आप को सराबोर भी करते हैं। तो समरीन, हमारे नाजरीन के साथ साथ आपने भी देखा कि किस तरह से हमारा जो नौजवान तबका है वो इस तरह की कोशिशों में, इस तरह के प्रोग्रामों में पेश रहता है। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ हॉल भरा हुआ था बल्कि हॉल की सीढ़ियों तक पे लोग बैठे। बिल्कुल, और इसके बावजूद तादाद बहुत ज़्यादा होने के बावजूद एक ख़ास सलीका था तमाम लोगों में और एक ख़ास रख रखाव के साथ बैठे हुए। तो यही खासियत है। जी हाँ, तो अनस अपने प्रोग्राम मंजर पस मंजर को आगे बढ़ाते हैं और हम अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं इल्म व अदब के एक और गहवारे यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन सेंटर में। जी हाँ, जहाँ ईश्वर शून्य का तहरीर करदा ड्रामा मृत्युंजय जो है उसको स्टेज किया गया। नाजरीन, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर ज़माने में ज़ात पात, अमीर गरीबी और तबकाती नज़रिया आम रहा है,
इसी जात पात और तबकाती नज़रिया के मद्देनज़र लोगों को उनकी काबिलियत के एतबार से वो जगह नहीं मिल पाई जिसके वो अहल थे। समीन, आपने ठीक कहा, मौजूदा मंजरनामा जो है वो भी इसी तरह के तबकाती निज़ाम जो है उसकी अक्कासी करता है। हमें मुल्क के बेशतर हिस्सों से, अजला से इस तरह की ख़बरें मौसूल होती रहती हैं जहाँ तबकाती जो टकराव है वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आता रहता है। जी अनस, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ईश्वर शून्य का ड्रामा मृत्युंजय ने महाभारत को एक नए जाविये से पेश किया है। देखते हैं एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान तबकाती निज़ाम का हमेशा शिकार रहा है। हर दौर में लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी कश्मकश को बयान करता हुआ ईश्वर शून्य का तहरीर करदा ड्रामा मृत्युंजय है। इसमें एक इंसान की जिंदगी के जद्दोजहद का नक्शा खींचने की कोशिश है। ड्रामा निगार ने बंटवारे को लेकर खानदानी रस्साकशी की तस्वीर भी खूब खींची है। युद्ध से आज तक कोई भी समस्या नहीं सुलझी, अभी तू बड़ी ही है, क्योंकि हिंसा जीवन का अंतिम ध्येय नहीं हो सकती। जीवन का अंतिम ध्येय है प्रकाश, ज्ञान का, विज्ञान का, आत्मा का प्रकाश। एक तस्वीर नजर आती है औरत की कि किस तरह औरत को जागीर ख्याल किया जाता रहा है। एक औरत वो है जो मोहब्बत के जज्बे से सरशार है, दूसरी अपने फैसले से शर्मसार है, और तीसरी औरत माँ है जो उस वक्त पर आकर अपनी पहचान अयां करती है जब उसके बेटों पर परेशानी उसकी वजह से आने वाली होती है। इस ड्रामे में उन्होंने ताकतवर तबके की खुदगर्जी और बेमुरब्बती को कामयाबी के साथ पेश किया है। जिंदगी के नशे व फराज को बयां करता हुआ ये ड्रामा हर जमाने की अक्कासी करता नजर आता है। आखिर में वो मैदान जंग में बेयार व मददगार तने तन्हा निहत्था पहुंचता है। उसके सगे भाई अर्जुन का दिल डगमगाता है एक निहत्थे पर वार करने के लिए, मगर इस तरह ये ड्रामा इख्तिताम को पहुंचता है। मगर ये ड्रामा बाशऊर लोगों के जहनों में सवाल छोड़ जाता है कि मुल्क की बेहतरी के लिए जरूरी है कि तबकाती निजाम को खैराबाद कहा जाए। यदि इंद्र मेरे द्वार पर याचक की मुद्रा में आएंगे तो मैं उनको अपने कवच कुंडलों का दान अवश्य दूंगा, किंतु इससे तो आपके प्राणों पर संकट आ जाएगा। प्राण कीर्ति से बढ़कर नहीं हो सकते वृषाली। कीर्ति, कीर्ति, आपके पास क्या कम कीर्ति है? और आप क्या करेंगे ऐसी कीर्ति का जिससे प्राणों पर संकट आ जाए? अपयश के साथ जीना तो मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है वृषाली। कल साक्षात स्वर्ग इस सूत पुत्र के आगे भिक्षा मांगने आएगा। इस वैभव के समक्ष तो मैं अपने प्राणों की भी आहुति। ये आप क्या कह रहे हैं? जीवन की आशा सभी आकांक्षाओं से श्रेष्ठ होती है, और फिर मृत्यु के उपरांत कीर्ति का क्या उपयोग? जन्म और मृत्यु के संबंध में मेरी धारणा अलग है वृषाली। केवल जीवित रहना ही जीवन नहीं होता, जीवन के कुछ उच्च आदर्श होते हैं। जो लोग कल इंद्र को मेरे पास भेज रहे हैं वो केवल जीवित रहना चाहते हैं। समरीन, ड्रामे में ज़िंदगी की सच्चाइयों की किस ईमानदारी और कामयाबी के साथ तर्जुमानी की गई आपने देखा, वो वाकई कमाल है। बिल्कुल सही फरमाया आपने अनस। और देखा जाए तो आज हर घर में सिर्फ महाभारत ही देखने को मिलती है, रामायण तो किसी किसी घर में देखने को मिलती है। हम अपने रिश्तों के जो तकद्दुस है उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। और हमें यही समझना होगा, जो रिश्तों का तकद्दुस है, आपसी मेल मिलाप है, भाईचारा है, हमें उस एहसास को दोबारा ज़िंदा करना होगा। हमें समझना होगा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो पहचान है वो उसकी गंगा जमनी तहजीब है। तो हमें उस तहजीब को दोबारा जिंदा करना है और आपस में मोहब्बत से एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ रहना है। बिल्कुल सही कहा आपने अनस। लेकिन अभी एक रिवायत बाकी है, क्योंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम अपने नाजरीन के साथ कुछ और वक्त बिताएं
और अलविदा कहने का भी वक्त आ गया है। हाँ बिल्कुल, अलविदा कहने का वक्त आ गया है। हर बार की तरह यही ख्वाहिश हो रही है कि अभी नहीं, कुछ देर और जो है नाजरीन से बात करें। लेकिन हम अलविदा कहने से पहले जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उसे सराहते हैं और कभी कभी ये भी लिख के भेजते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे वो सामाईन, वो नाजरीन जो हमें देख और सुन रहे हैं, उनके जो तासुरात हैं वो भी हम तक पहुँचे हैं। वाकई अनस, हमारे नाजरीन किस तासुरात के साथ हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये जान के बहुत खुशी हुई। और ख़ुशी हमारी जो है, हम चाहते हैं ये इसी तरह बढ़ती रहे और हमारे सामाईन नाजरीन जो हैं इसी तरह अपने तासुरात का इजहार करते रहें। और उसका जो तरीक़ा है वो यही है कि वो हमें मेल करें और अपने तासुरात भेजें। हमारी मेल आईडी है ddurdu@gmail.com। एक बार और बता देते हैं समरीन, ddurdufeedback@gmail.com। इस पे अपने तासुरात का इजहार कीजिए, हमें हमेशा की तरह बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मुझे और अनस को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।